हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए 5th सेम के लिए लिटरेरी डिवाइसेस को। तो देखिए, लिटरेरी डिवाइसेस आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है केयूके में। तो जो मैं करवाने वाली हूँ आपको 1 to 8 में इससे पहले करवा चुकी हूँ, और आज हम करेंगे 9 to 13 यानी कि 4 डिवाइसेस आज हम करेंगे। बिल्कुल अच्छे से करनी है हमें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले है जो हमारे पास है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन होता है इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। यह एक फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? अलंकार मीन्स क्या होता है? देखिए, गहना या आभूषण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गहना या आभूषण, या फिर कोई ज्वेलरी होती है जिसको अगर कोई स्त्री धारण कर लेती है, कोई औरत धारण कर लेती है तो वो सुंदर दिखती है। तो ठीक उसी तरह से जो लिटरेरी डिवाइसेस होती है फिगर ऑफ स्पीच होती है। इन फिगर ऑफ स्पीच को जब किसी पोइम के अंदर या फिर किसी सेंटेंसेस के अंदर जब हम इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं, तो ये फिगर ऑफ स्पीच उस वाक्य को, उस फ्रेज को या फिर उस पोइम को और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। इसलिए इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है आपको पता चला। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, और जो ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है ऑक्सीमोरन, वी पुट टू अपोजिट थिंग्स और आइडियाज टुगेदर। इसमें देखिए, दो क्या होगी? टू अपोजिट थिंग्स होगी, या तो दो विपरीत चीजें होगी, विपरीत चीजें, या फिर दो आइडियाज होंगे यानी कि दो विचार होंगे जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। तो उनको क्या किया जाता है? पुट किया जाता है एक साथ। पुट होता है रखना, किसी जगह पर निश्चित करना। टुगेदर होता है एक साथ। तो देखिए, एक एक मीनिंग बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से ये लर्न हो जाए। तो देखिए, इस टाइप की फिगर ऑफ स्पीच में क्या किया जाता है? इसमें हम दो अपोजिट चीजें होती है या दो आइडियाज होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, उनको एक साथ रखते हैं। वी सी टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ सम पर्सन्स और थिंग्स। इसमें हम क्या देखते हैं? अपोजिट क्वालिटीज। क्वालिटीज क्या होती है? विशेषताएं, गुण। दो अपोजिट गुण देखते हैं हम किसी व्यक्ति के या वस्तु के। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, रोहित इज अ बाइजेस्ट फूल। रोहित क्या है? एक बुद्धिमान मूर्ख है। रोहित एक बुद्धिमान मूर्ख है। तो देखिए, साथ में तो क्या कह दिया कि बुद्धिमान, और एक दूसरी तरफ इन्होंने क्या बोला कि वो मूर्ख है। बुद्धिमान और मूर्ख एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। यानी कि जब हम क्या करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, यहाँ पर कौन है? रोहित एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। इसकी क्वालिटी बता रही है, उसको क्या कहा? बुद्धिमान भी कहा और मूर्ख भी कहा, बाइजेस्ट और फूल भी कहा। जब ऐसे आइडियाज यूज की जाती है एक साथ, तो वो ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होती है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल। यहाँ पर देखिए 2-3 एग्जांपल लिखे हैं ताकि आप एग्जाम के टाइम कोई भी इनमें से लिखाओ, चाहे आप इन तीनों को भी एक साथ लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, आई एम आइडली बिजी दीज डेज। आइडली होता है जो क्या होता है? आइडली होता है फुर्सत में। आइडल क्या होता है? आलसी होता है। और आइडली क्या होता है? फुर्सत में। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि बीजी है, वो भी कैसे? फुर्सत में। तो यहाँ पर दो क्वालिटीज एक साथ दे दी। एक तो व्यक्ति को बता दिया कि फुर्सत में बैठा है, यानी कि आलस करके बैठा है आराम से, और दूसरा कह दिया बीजी भी है। तो इस तरह से यहाँ पर दो अपोजिट चीजें दे दी जाती हैं। उसके बाद देखिए थर्ड, देयर वॉज अ डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग क्या होता है? बहरा कर देने वाली। बहरा कौन करता है? बहरा कर देने वाली। बहरा कौन करता है? जिसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा आवाज होगी, नॉइस होगी, तो वही तो हमें बहरा करेगा। पर यहाँ पे साथ में दे दिया इसका ऑपोजिट साइलेंस। तो देखिए, ऐसी नॉइस जो क्या कर दे? शांत बना दे, यानी कि शांति की बात की गई है, पर साथ में कहा गया है ये डेफनिंग भी है। ऐसी शांति जो बहुत शोर मचा रही है, बहरा कर रही है कानों को, तो ये भी क्या है? ऑपोजिट थॉट है। क्योंकि शांति क्या करती है? इंसान को शांत करती है, ना कि उसमें शोर पैदा करती है। उसके बाद देखिए, ये तो हमारा था ऑक्सीमोरन, ये एग्जाम में आपकी आ सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इट इज वन ऑफ द मैनी फिगर ऑफ स्पीच
जो ये पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण है, बहुत सी, मैंने क्या होता है, बहुत सी फिगर ऑफ स्पीच यानी कि बहुत से अलंकार है जो, उनमें से एक है पर्सोनिफिकेशन। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार के अंदर लाइफलेस, यहाँ पर क्या है, लाइफलेस होता है निर्जीव। यहाँ पर क्या होगी, निर्जीव ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, वस्तुएं, यहाँ पर निर्जीव वस्तुएं होगी। और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, और ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती। एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, जिन्हें हम सिर्फ फील करते हैं और जो दिखाई नहीं देती। आर सेड टू रिटर्न एज इफ दे आर रियल, तो इनको, निर्जीव वस्तुओं को और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को ऐसे लिखा और पढ़ा जाता है जैसे कि वे क्या हो, रियल हो, या फिर जिनमें क्या हो, लाइफ हो। यानी कि लाइफलेस थिंग्स हो गई, ऐसी वस्तुएं होगी जिनमें जान नहीं है, निर्जीव है, पर बिहेव ऐसे करेगी वो जैसे कि वो जिंदा है, यानी कि किसी व्यक्ति की तरह बिहेव करेगी, एक जिंदा इंसान की तरह। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स है जो मानवीकरण के यानी कि पर्सोनिफिकेशन के नीचे दिए गए हैं। बिलो क्या होता है, नीचे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनमें से जो चाहो आप लिख सकते हो, जो आपको याद आ जाए एग्जाम में, चाहे तो आप पूरे तीनों लिख सकते हो। तो देखिए, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि जो डेथ, मृत्यु होती है, उसने अपने ठंडे हाथ, बर्फ जमे हुए हाथ किंग्स के ऊपर रख दिए। कि मौत ने अपने बर्फीले हाथों को राजा की आंखों के ऊपर रख दिया, राजा के ऊपर रख दिया। तो देखिए यहाँ पर डेथ क्या है, निर्जीव, और क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते। डेथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। पर ये बिहेव कैसे कर रही है, इसने क्या किया, अपने आइसी हैंड्स, क्या डेथ के हाथ होते हैं, पर इसने बिहेव कैसे किया, जैसे कि डेथ कौन हो, कोई मनुष्य हो, और उसने ठंडे हाथ कैसे राजा के ऊपर रख दिए हो। तो इस तरह से क्या होता है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, की डेथ के जो आइसी हैंड्स हैं, बर्फीले हाथ है, वो राजा के ऊपर पड़े हुए हैं। अब देखिए, जो डेथ थी उसने कैसे बिहेव किया, जैसे वो जिंदा इंसान हो, ऐसे बिहेव किया। सेकंड है लव इज ब्लाइंड, प्यार क्या होता है। तो देखिए ये तो आप बिल्कुल एग्जाम में लिख कर ही आओगे, मुझे पता है, अगर आपको पर्सोनिफिकेशन आ गया, क्योंकि ये इजी भी है और वैसे भी आजकल इसकी डेफिनेशन कौन नहीं जानता, और ये सच्चाई भी है। तो देखिए, प्यार क्या होता है, अंधा होता है। तो लव इज ब्लाइंड, प्यार को क्या कहकर पुकारा है, जैसे कोई व्यक्ति होता है। तो देखिए, अंधा कौन होता है, कोई व्यक्ति या पशु होता है जिनमें लाइफ होती है। पक्षी हो सकता है, पक्षी में भी लाइफ होती है, यानी कि ऐसी चीज जिसमें लाइफ हो, वही क्या होगा, अंधा होगा। पर यहाँ पर लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। लव को कोई देख नहीं सकता, यानी कि अंदर की फीलिंग है, तो उस फीलिंग को कोई देख नहीं सकता, और उसको कैसा दिखाया गया है कि वो अंधा है। तो लव का कंपैरिजन किससे किया, किसी व्यक्ति के साथ कर दिया, जिससे हमें क्या पता चलता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ऐसी चीज जिसको हमने व्यक्ति के साथ कंपैरिजन किया है, यानी कि हमें इसे क्या बना दिया, व्यक्ति ही बना दिया, तभी तो उसको अंधा बोल दिया। तो इस तरह से हम पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर देते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का और ऑब्जेक्ट्स का। अब देखिए थर्ड है इसमें, इट सीम्ड एज विंड कोल्ड मी फ्रॉम हाई माउंटेन्स, ऐसा प्रतीत हुआ, एज जैसे कि, एज इफ द विंड जैसे कि हवा, कोल्ड मी हवा ने मुझे क्या किया, बुलाया, पुकारा कह सकते हो, हवा ने मुझे पुकारा, फ्रॉम हाई माउंटेन्स, कहाँ से, ऊंचे पर्वतों से। तो देखिए हवा क्या है, ऊंचे पर्वतों से। तो देखिए हवा क्या है, हवा हमें दिखाई नहीं देती, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है हवा। पर इसको कैसे दिखा दिया कि विंड क्या है, जैसे कोई मनुष्य क्या करता है, पुकारता है, आवाज लगाता है हाई माउंटेन्स से, तो हवा को क्या बना दिया, मनुष्य की तरह गुण दे दिए इसके अंदर, कि इसमें ऐसी क्वालिटी है कि ये पुकार सकती है, कहाँ से, ऊंचे पर्वतों से। तो मानवीकरण कर दिया गया है विंड का, जैसे लव का किया गया है, और यहाँ पर डेथ का। नेक्स्ट चलते हैं 11th पर।
अब देखिए 11th है एलिगरी। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर का एक वर्क होता है विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी, जो एक स्टोरी भी हो सकता है, एक कहानी भी हो सकता है, एक प्ले हो सकता है, एक नाटक हो सकता है, कोई तस्वीर हो सकती है, चित्र हो सकता है, एट्सेट्रा। इन एन एलिगरी द एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल आइडियाज, इसमें भी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट जो दिखाई नहीं देते, जो दिखाई न दे, इसमें भी जो न दिखाई दे, और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल क्या होता है? आत्मा से। आत्मा क्या होता है? हम अंदर से, हमारे अंदर क्या होती है? कुछ भावनाएं होती है, स्पिरिचुअल आइडियाज होते हैं इसमें, यानी कि स्पिरिचुअल देवी देवताओं से रिलेटेड हो सकते हैं, जिनमें हम भगवान देवी देवताओं की बात करते हैं। आइडियाज आर प्रेजेंटेड, तो इनमें एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल आइडियाज को प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है थ्रू लिविंग कैरेक्टर्स। अब देखिए ये किन के थ्रू होगा? यहाँ पर निर्जीव चीजों के, निर्जीव वस्तुओं के, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के थ्रू हम कोई चीज प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हमारे कैरेक्टर ही क्या करते हैं? इन आइडियाज को, एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल आइडियाज को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जो जिंदा होते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कहे तो ईच कैरेक्टर और इवेंट, हर एक कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है? पात्र। जैसे कि एक फिल्म में हीरो, हीरोइन, विलन, ये सभी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पात्र बोलते हैं। ईच कैरेक्टर और इवेंट, इसमें चाहे तो कोई पात्र हो सकता है, कोई कैरेक्टर, कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई घटना हो सकती है। इज ए सिंबल, वो किसका काम करती है? एक प्रतीक का, एक सिंबल का काम करती है। रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और क्वालिटी, और ये व्यक्ति यानी कि ये पात्र होता है जो एक आइडिया, विचार या फिर कोई क्वालिटी, कोई गुण क्या करता है? प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे सामने जीते जागते इंसान होंगे। कौन होंगे? जीते जागते इंसान। उनका एक सिंबल के रूप में यूज किया जाएगा। ये चीजें समझनी है कि जीता जागता इंसान है, उसको एक सिंबल के रूप में यूज किया। अब सिंबल किस चीज का है? वो सिंबल देखिए, दीज मे बी ट्रूथ, डेथ, फेकनेस, फेकनेस एक साथ आएगा, फेकनेस, फिडेलिटी, इविल और लाइफ। यानी कि ये जो व्यक्ति होते हैं, इनको एज ए सिंबल यूज किया गया। किसी व्यक्ति में क्या दिखा दिया गया? इक्वालिटी दिखाई गई, क्योंकि ये क्वालिटी ही तो होगी। रिप्रेजेंट क्या करेंगे? ये किसी क्वालिटी और आइडिया को। मान लीजिए राम है, राम ने क्या दिखाया? एक क्वालिटी दिखाई है, गुण दिखाया। राम से हमें क्या पता चला? ट्रूथ का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? एक व्यक्ति होगा, राम व्यक्ति है मान लीजिए, इसमें क्या गुण दिखा दिया? इसमें दिखा दिया ट्रूथ का प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक दिखा दिया। और रावण दिखा दिया, मान लीजिए रावणा, ये रावण होगा जो ये किस चीज़ का प्रतीक दिखा दिया? डेथ का दिखा दिया। और यहाँ पर मान लीजिए विभीषण है, विभीषण, विभीषण, विभीषण क्या करेगा? किस चीज़ का प्रतीक दिखा दिया? फिडेलिटी का, फिडेलिटी मीन धोखेबाजी का। और कोई यहाँ पर कंस दिखा दिया, मान लीजिए कंस होता है। मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? ताकि आपको ये जल्दी समझ आए। तो कंस होता है ईविल का, बुराई का प्रतीक दिखा दिया। इसी तरह और कोई व्यक्ति है, लाइफ का प्रतीक दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या होंगे? कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ पर्सन्स होंगे, और वे एज ए सिंबल यूज किए जाएंगे। वे क्या दिखाएंगे? कोई ना कोई क्वालिटी दिखाएंगे, कोई सच्चाई को पेश करेगा, कोई डेथ को, कोई फेकनेस को, कोई फिडेलिटी, ईविल, लाइफ, ऐसे पेश करेंगे। द राइटर्स यूज इट इन ऑर्डर टू कन्वे अ मैसेज बेस्ड ऑन मोरालिटी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। अब जो राइटर होता है, इनका यूज ऐसे क्यों करता है? कई बार तो वो क्या दिखाना चाहता है? एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, यानी कि वो समाज को एक मैसेज देना चाहता है। किस चीज़ का? मोरालिटी का। मोरालिटी मीन्स नैतिकता का, नैतिकता, यानी कि हमें ईमानदार बनना है, अच्छाई दिखानी है, ऐसा एग्जाम्पल। हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का एग्जाम्पल देगा। पॉलिटिक्स, राजनीति का। तो ऐसे सिंबल्स पेश करने, तो राजनीति का, तो राइटर क्या करेगा? इन सभी चीज़ों को दिखाना चाहता है। किसके थ्रू? इन व्यक्तियों के थ्रू। और उन व्यक्तियों में क्या दिखाया? कोई ना कोई क्वालिटीज दिखा दी। अब देखिए इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एलिगरी इज द फेयरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर। तो देखिए एडमंड स्पेंसर जो हमारी शेक्सपियरियन एज है, इसके मोस्ट फेमस पोइट रहे हैं ये एडमंड स्पेंसर, और इन्होंने लिखी थी द फेयरी क्वीन। इसमें क्या किया गया है?
जो इसमें एक आर्थर होता है, किंग आर्थर, ये दिखाया गया है, अच्छाई का प्रतीक दिखाया गया है, यानी कि सिंबल के रूप में दिखाया गया है, ट्रुथ का सिंबल। और इसमें क्या है, एक क्वीन दिखाई गई है, फेरी क्वीन दिखाई गई है। तो ऐसे क्या है, अलग अलग करैक्टर दिखाए गए हैं जो अलग अलग सिंबल्स को दिखाते हैं। कोई ट्रुथ को दिखाता है, कोई फिडेलिटी को दिखाता है, कोई फेकनेस को दिखाता है। तो इस तरह से अब देखिए उसके बाद है पोस्ट कॉलोनियल। पोस्ट कॉलोनियल देखिए क्या होता है, पोस्ट होता है बाद का, कॉलोनियल क्या होता है, कॉलोनी का। तो क्या होता है, कॉलोनी। अब देखिए ये कॉलोनी कैसे होती थी, आपको पता है, अंग्रेज आए थे इंडिया में, उन्होंने क्या किया, इंडिया को क्या बनाया, अपनी कॉलोनी बनाया। तो कैसे बनाया कॉलोनी इंडिया को, इस पर कब्जा करके, और कई सालों तक, लगभग 200 सालों से ज़्यादा समय तक इन्होंने क्या किया, इन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को अपनी कॉलोनी बनाया। अब ऐसे क्यों बनाया, ताकि ये इस पर राज करे और इनसे पैसा सारा क्या कर सके, पैसा इकट्ठा कर सके, इन यहाँ पर अपना कारोबार जमा सके। तो इस तरह से अंग्रेजों ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं अपनी कॉलोनी बनाया था, बल्कि और किसको बनाया था, फ्रांस में भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी। और किसको बनाया था इन्होंने, फ्रांस के अलावा अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया था, अमेरिका को, अफ्रीका को बनाया था अपनी कॉलोनी। कई कंट्रीज थी जिनको इन्होंने अपना गुलाम बनाया था। तो जो ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है इन्हीं पर बेस्ड है। अब देखिए इसको समझते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज डील्स विद द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। ये पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडीज मीन अध्ययन, या फिर आप लिटरेचर भी लिख सकते हो यहाँ पर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है जो, ये किसके साथ डील करता है, विद द इफेक्ट्स होते हैं प्रभावों के साथ। किसका प्रभाव, कॉलोनियलिज्म का। कल्चर्स एंड सोसाइटीज किस पर बेस्ड थी वे, कल्चर्स पर और सोसाइटीज पर। कल्चर क्या होती है, हमारी संस्कृति, इन्होंने हमारी संस्कृति पर भी इफेक्ट डाला, क्योंकि अंग्रेज आए तो इन्होंने अपनी भाषा को लागू किया, जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। तो ऐसा ही कहते हैं बच्चे। और दूसरा सोसाइटीज, अब सोसाइटी है समाज पर भी इसने प्रभाव डाला, चाहे अच्छा बुरा हर तरह का प्रभाव डाला अपना। उसके बाद देखिए, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एमर्ज्ड फ्रॉम ब्रिटेन्स फॉर्मर कॉलोनीज। जो ये लिटरेचर है पोस्ट कॉलोनियल, यानी कि किसके बाद का, कॉलोनी के बाद का, यानी कि जब अंग्रेजों ने यहाँ से अपना दबदबा छोड़ दिया, इंडिया आज़ाद हो गया, अफ्रीका आज़ाद हो गया, अमेरिका आज़ाद हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आज़ाद होने के बाद, पोस्ट कॉलोनियल क्या है, बाद का, कॉलोनीज के बाद का जो लिटरेचर था, ये कहाँ से इमर्ज हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, ये फ्रॉम ब्रिटेन्स फॉर्मर कॉलोनीज। ये ब्रिटेन की जो पहले की कॉलोनीज थी वहाँ से ये क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ। सच एज अफ्रीका एंड इंडिया, कहाँ से पैदा हुआ ये लिटरेचर, तो इस टाइप का लिटरेचर कहाँ लिखा जाने लगा, स्पेशली अफ्रीका एंड इंडिया में लिखा जाने लगा। उसके बाद देखिए द कॉमन थीम, और देखिए इनमें कॉमन थीम क्या होता था। अब देखिए अगर हम गुलाम थे तो हम किसके बारे में लिखेंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखेंगे कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और हम क्या थे, हमसे जातीय भेदभाव किया जाता था। तो ऐसी ही चीज़ें हम क्या करेंगे, थीम बनाएंगे। तो आपको देखिए बिल्कुल अच्छे से इन चीज़ों को समझना है कि अंग्रेज आए थे तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर रह गया हमारे पास, यानी कि हमने क्या किया, अंग्रेजों के जाने के बाद उनके बारे में लिखा कि किस तरह से हम क्या थे। फिर देखिए इनमें जो थीम मिलेगा वो भी क्या होगा, द कॉमन थीम विच इज सीन इन द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। कि जो कॉमन थीम है जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में देखा जाता है, इज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, की किस तरह से हमने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, किस चीज़ के लिए। अब देखिए हमारे राइटर्स है क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे कि हमने बहुत संघर्ष किया इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए। रेस, और रेस के बारे में लिखेंगे, यानी कि जातीय भेदभाव हमसे किया जाता था, काले गोरे का भेद किया जाता था, यानी कि अंग्रेज गोरे थे, हम मतलब हम इतने जो फेयर लुक के नहीं थे, तो इसलिए अंग्रेजों ने हमसे भेदभाव किया। स्लेवरी थी, स्लेवरी क्या होती है, दास्ता, हमें दास बनाकर रखा जाता था, दास्तब होता है दास्ता या दास्तब। और नेशनलिज्म के बारे में, राष्ट्रीयता की, कि कैसे हम में देशभक्ति की भावना आई। तो ऐसी चीज़ें इनमें क्या की जाती है, यही इसमें थीम होते हैं। तो खुद से भी देखिए आप इनको जोड़कर लिख सकते हैं। पोस्ट कॉलोनियल एक ऐसा वर्ड है जिसको देखते ही बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि पोस्ट कॉलोनियल है क्या, जब अंग्रेज चले गए तो उसके बाद जो कॉलोनी थी, यानी कि जो इसके पार्ट थे अंग्रेजों ने जिन पर दबदबा अपना कायम रखा था, गुलाम बनाया था, वहाँ के जो राइटर्स थे उन्होंने ही क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने
लिखना शुरू कर दिया, राइटर्स बन गए। और इन्होंने क्या लिखा और इनके थीम क्या रहे? थीम वही रहे जो इन्होंने देखा था। इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल देखा था कि कैसे हमने संघर्ष किया, और नस्लीय भेदभाव देखा था, दास्ता देखी, राष्ट्रीयता देखी। मेजर फिगर्स एसोसिएटेड विद पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अब देखिए जो मेजर फिगर्स यानी कि जो खास व्यक्ति थे जो इससे जुड़े हुए है या फिर थे, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से जुड़े हुए थे, वो कौन कौन से हैं? होमी भाभा, आपने सुना होगा होमी भाभा का नाम। ये न्यूक्लियर से भी जुड़े हुए हैं होमी भाभा। तो इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी लिखी थी। और गायत्री स्पिवक था, स्पिवक, और गायत्री स्पिवक थी। वोल सोयंका, यहाँ पर होल नहीं आएगा, ये गलत है। वोल सोयंका, बोल सोयंका था या थी। अब देखिए सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। ये कौन सा है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन बाय सलमान, यहाँ पर सलमान है, सलमान रुश्दी इज द फेमस पोस्ट कॉलोनियल वर्क। सबसे फेमस पोस्ट कॉलोनियल वर्क देखे तो हम जो हम याद कर सकते हैं यानी कि हमारे अकॉर्डिंग मिडनाइट्स चिल्ड्रन है। ये देखिए ये हमारे जो 1947 का क्या हुआ था, हमारा जो डिवाइड हुआ था देश, हमारी कंट्री डिवाइड हुई थी, तो उसके ऊपर ये लिखा गया है। उसी दिन क्या था, जन्म हुआ था सलमान रुश्दी का, और इसमें जो हीरो है उसका जन्म भी इसी दिन दिखाया गया है। 14 अगस्त को, 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये दिखाया गया है भारत पाकिस्तान बंटवारे के बारे में मिडनाइट चिल्ड्रन में। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।